जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार एक बात समझ में नहीं आती, स्पेशली फिजिक्स वालों की, यार हर चौथे दिन नए चैप्टर में लेके आ जाते हैं लेट स्टडी पोटेंशियल एनर्जी। इनकी बस नहीं हुई। ये जब से मैं फोर्स में कहता है एनर्जी है ना, वर्क डन एमजीएच एनर्जी, वो भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। एमजीएच क्या था, मेरे से पूछो एमजीएच क्या था, मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्क क्या है, वो फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं है। वो तो बेचारा बस ऐसे ही ईंट को 10 मीटर ऊपर नीचे फेंक लिया तब सक्सेसफुल है, ऐसे वो एनर्जी नहीं है। क्योंकि इस बार रॉकेट को बहुत हाइट पे जाना है, बहुत हाइट पे जाने से जी की वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एमजीएच में जी चेंज हो गया तो निकलेगा क्या, इसलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्यूरेट फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर आपको इन दी एंड ये बताएगा कि एक्चुअल में अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल असली फॉर्मूला डराइव होगा। और एमजीएच क्या था वो भी लिंक करूंगा कि एमजीएच क्या किया था, लेकिन एक्चुअल एनर्जी होती क्या है। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी स्टडी करने से पहले आपको स्टडी करवाया जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला टॉपिक हमने फोर्स कर लिया, दो बॉडीज के बीच में m1 m2 अगर मासेस हैं तो gm1 m2 बाय r² फोर्स है। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फील्ड एक स्पेस है, जगह है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक अर्थ के आसपास ऐसी जगह है जहां पर अगर आपने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख लिया, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगी, और अगर तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रख दिया तो अर्थ उसे नहीं खींच पाएगी। तो फील्ड एक दायरा है, एक जगह है जिसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा होगा तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, और अगर उस दायरे से बाहर निकल गए तो नहीं लगा पाएगी। तुम जितनी नजदीक होगे अर्थ के, अर्थ तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स से खींचेगी। तुम ऊपर जाते जाओगे, अर्थ की फोर्स कमजोर होती जाएगी, और बाउंड्री लाइन पे खड़े हो जाओ बिल्कुल जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एकदम जीरो होने वाला है, तो हो सकता है अर्थ आपको खींच भी, हो सकता है एक पैर मार के आप निकल भी जाए, मैं कह नहीं सकता। लेकिन कहने का मतलब जितनी दूर जाओगे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कम होती जाती है ऊपर जाते हुए। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक पॉइंट पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मैं बोलता हूं उसकी इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू 10 है, और अगले पॉइंट पर 4 है, आपको बताने की जरूरत है 10 पे ज्यादा फोर्स लगेगी, 4 पे कम लगेगी, 1 पे और कम लगेगी, अर्थ कम खींच पाएगी, और 0 पे तो खींच नहीं पाएगी। तो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने जा रहा हूं जो ये बताती है कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर, या एफ वेक्टर नहीं ई वेक्टर है। और दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है ई वेक्टर का, जो भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी उसको उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक प्लैनेट है, अर्थ है, और एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ ने ऑब्जेक्ट को खींचा, कोई फोर्स लगाई, उस फोर्स को उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देना, आंसर आपका ई का आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, सारे डिस्टेंसेस कहां से ली जाते हैं, फ्रॉम सेंटर। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है जहां पर एक छोटा मास है एम, अर्थ का मास है बड़ा एम, और ये पॉइंट मास है छोटा एम। मेरा क्वेश्चन है यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फोर्स को किससे डिवाइड कर देना, प्लैनेट के मास से नहीं, ऑब्जेक्ट के मास से। तो मैंने फोर्स कैलकुलेट की, जी प्लैनेट का मास ऑब्जेक्ट का मास बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दिया। ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो फील्ड लगाता है ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, फील्ड कौन लगाता है, प्लैनेट लगाता है। तो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के नहीं होते, इसलिए ऑब्जेक्ट का मास इसके फॉर्मूले में नहीं आना चाहिए। तो ई के फॉर्मूले में कौन आना चाहिए, सिर्फ कौन सा मास, प्लैनेट का मास। तो प्लैनेट की वजह से ई निकल रही है, तो ई की वैल्यू प्लैनेट की वजह से फॉर्मूला याद करेंगे, जी प्लैनेट का मास बाई आर का स्क्वायर। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, ई कैसे निकलेगा। बट कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कहा क्या, कहता है ये पहले मास लो फिर डिवाइड करो फिर कहो तो मास गायब हो गया। तुम ले ही क्यों रहे हो, तुम सीधा ही बोल दो प्लैनेट का मास है।
नहीं चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल ई का फॉर्मूला है उसमें ऑब्जेक्ट का मास मैटर नहीं करता। जब आप ई की कैलकुलेशन करते हैं तो ई का कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्लैनेट करता है, ये ऑब्जेक्ट भी तो ई लगा सकता है, इसका भी तो कोई फील्ड होगा, वो फील्ड निगलेक्टेड है, इसलिए इसको यहां से उड़ा दिया गया है। लेकिन ये स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा नहीं लगता मास को लेना, मास को डिवाइड करना, तो काफी बुक्स क्या करती हैं, ई का मेथड नंबर 2 यूज करती हैं। वो ये कहती हैं अगर प्लैनेट है जिसका मास बड़ा एम है और आप छोटे आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हो, क्योंकि तुम यहां पे ई निकालना चाहते हो, यहां कितना भी मास है वो मैटर नहीं कर रहा, मैटर ही नहीं कर रहा कि मास तो आना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहां पर यूनिट मास ले लेते हैं। यूनिट मास का मतलब 1 मास। कोई कहता आपने प्लस क्यों लगाया, ऐसे ही लगा दिया ताकि आपको ये लगे ऐसे डंडा खींच दिया 1 का, या कोई पेन का निशान लग गया 1, जान के प्लस लगाया है, यूनिट पॉजिटिव मास है, यूनिट पॉजिटिव मास है, नेगेटिव मास तो होता भी नहीं वैसे, तो यूनिट मास बोलना चाहिए, यूनिट मास है तो प्लस नहीं लगाना चाहिए, बट मैंने 1 लगा दिया। तो यहां पर इमेजिन कर लेना है कि 1 मास है और ई क्या चीज है, इस मास ने इसको अट्रैक्ट किया होगा, कितनी फोर्स से किया होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ये मास लेना ही नहीं है, तो ये मास 1 है, तो जो 1 मास पे फोर्स लगी जी एम इंटू 1 बाई आर स्क्वायर वही आपका ई है। इन शॉर्ट यार आपको ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई के फॉर्मूले बोलो किसका मास आएगा, ऑब्जेक्ट का कि प्लैनेट का, प्लैनेट का। जहां तुमने ई निकालनी है वहां जितना भी मास हो नहीं चाहिए, वहां उठा के कितना मास पुट कर देना है 1, बस। फॉर्मूला क्लियर है ई का, पहले ये देख लो, नंबर 1। नंबर 2 यूनिट्स, न्यूटन पर केजी, न्यूटन नहीं, न्यूटन फोर्स के यूनिट्स है, इसके यूनिट क्या है न्यूटन पर केजी। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं पहले बता दूं, जब भी E का या F का न्यूमेरिकल आएगा बिना वेक्टर के सॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये मास 4, देखो मैं अपने मन से 4 kg ले रहा हूं, ये ना चैप्टर प्लैनेट्स पे काम कर रहा है, हम प्लैनेट्स का ई निकलता है, घर जाके ये नहीं बोलना कि 4 किलो सेब पड़े हैं इसका ई निकाल के दिखाता हूं, कोई 4 किलो का कोई ई नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्लैनेट्स के ई निकलते हैं। पर मैंने थोड़ा इजी समझाने के लिए मास 4 किलो ले लिया, होता नहीं है, ये 4 इंटू 10 की पावर 7 kg जैसे मासेस होने चाहिए, बट चलो समझाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है 4 kg का मास है, 1 मीटर दूर ई निकालो, भाई जहां तुमने ई निकालना है वहां मुझे मास चाहिए ही नहीं, वहां पर 1 मास ले लिया। ई का फॉर्मूला बोलो, जी 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, डन, सिंपल फॉर्मूला लगाने आ रहा है यहाँ पे। ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई की डायरेक्शन क्या होगी सुन लो, जो डायरेक्शन एफ की होगी वही ई की होगी। फोर्स कभी रिपल्सिव तो होती नहीं ग्रेविटी की, फोर्स हमेशा क्या होती है अट्रैक्टिव, तो ई की डायरेक्शन भी फोर्स के साथ है अट्रैक्टिव। कैसे, 4 kg का ऑब्जेक्ट 1 kg के ऑब्जेक्ट को बोलो क्या करेगा अट्रैक्ट, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी इस तरफ, तो ई की डायरेक्शन भी इसी तरफ अट्रैक्टिव बना लो, यहां पर ई अट्रैक्टिव है। 4 kg का ऑब्जेक्ट 1 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन ई की भी होगी, ई की भी होगी। तो बना लो प्लीज, डायरेक्शन रहेगी इसमें बनानी, ये ई की डायरेक्शन है, जैसे अगर आपके पास 2 मासेस हैं इस बार 4 और 6 kg, और दोनों ई लगा रहे हैं, मान लो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ई लगा रहे हैं, और मुझे इनके मिड पॉइंट पे 1 मीटर दूर ई निकालना है, ई यहां निकालना है, जहां ई निकालना है वहां मास 1। अब दो मासेस ई लगा रहे हैं, शुरू करते हैं। पहले 4 kg ई लगाएगा, 4 kg 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वेक्टर यहां बनेगा ई का, तो कितना ई लगाएगा जी 4/1 का स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर 6 kg भी 1 kg को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो एक वेक्टर यहां भी बनेगा, और ये कितना ई लगाएगा जी इंटू 6/1 का स्क्वायर। 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नेट वेक्टर निकालने के लिए बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस, तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है तो नेट ई की डायरेक्शन भी कहां आएगी टुवर्ड्स राइट। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, मतलब ई का क्वेश्चन बिना वेक्टर के हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा पक्की बात है। जैसे 4 और 6 kg, मुझे ई यहां पे निकालना है, अगर मुझे यहां पे निकालना है तो यहां पर क्या ले मास 1,
ये देखो 4 kg ई क्या लगाएगा यहाँ पे, g इंटू 4/1 का स्क्वायर, लेकिन 4 kg का ऑब्जेक्ट 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वेक्टर कहाँ बनेगा, नीचे। ऐसे 4 kg भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वेक्टर कहाँ बनेगा, इसकी तरफ। वैल्यू क्या लगेगी ई की, g इंटू 4/1 का स्क्वायर। अब दो वेक्टर 60 डिग्री पे खड़े हो गए, नेट ई की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर सम। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 60। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, तो ऐसे निकलेगा ई।